जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। कल आप लोग का जीके जीएस का क्लास नहीं हो पाया था, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जैसे मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर वाला, तो उसी के लिए मतलब जैसे उसी में पूरा का पूरा दिन मैं लगा दिया था। उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं डाले गए हैं, तो वही करंट अफेयर्स के प्रश्न तैयार कर रहे थे, ठीक है ना। और देखो जो जैसे 2024 में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा ना, उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तो 2023 के मतलब लास्ट महीने में, वही समझो नवंबर दिसंबर में जितना इंपॉर्टेंट बात होगा ना, जैसे नवंबर दिसंबर का जो करंट अफेयर्स होगा तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहेंगे। क्योंकि जब 2023 में अग्निवीर का पेपर कराया गया था तो 2022 के लास्ट मतलब 2022 के दिसंबर में और नवंबर में जैसे जितना भी युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बना था ना, मतलब ज़्यादा करके उधर से ही पूछा गया था। तो इस साल भी 2023 के लास्ट महीने में मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनाए वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो सारा चीज़ आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ ही अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो वो लोग प्ले स्टोर में जाकर नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। क्योंकि 2023 में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था ना, यहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को व्यू पीडीएफ पर क्लिक करना है और जैसे ही व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे, देखो जिन लोगों का नेट थोड़ा स्लो चलेगा ना, तो उन लोगों का सर्चिंग करेगा, और नेट अच्छा चलेगा तो जल्दी से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाएगा। और इसमें जितना भी प्रश्न डाला गया ना, जैसे जीके जीएस दोनों है और टोटल 500 प्रश्न है। 2023 में 17 अप्रैल से लेकर और 26 अप्रैल के बीच में जैसे जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग को इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को एप्लीकेशन खोलकर और एक अच्छा सा नोट बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन से पढ़ते रहना है, नहीं, एक अच्छा सा नोट बनाना है और ये सारी चीजें लिखना है। उसके बाद से पढ़ाई करते रहना है, याद करते रहना है। उसके बाद से पता है क्या करना है, आप लोग को बैक चले जाना है और बैक ये जो फ्री स्टडी मटेरियल है ना, फ्री स्टडी मटेरियल में टोटल 500 जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये भी आप लोग का फ्री ही है, ठीक है ना। और प्रश्न डाले जाएंगे, उस पर काम चल रहा है। और ये जो प्रीवियस ईयर वाला ऑप्शन है ना, मतलब 2024 में जो अग्निवीर का पेपर होगा उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो अब 2024 वाला प्रश्न यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न डाला जाएगा, ठीक है ना। और अगर बाई कोर्स में जाओगे तो जितने लोग 99 रुपया परचेज करेंगे तो 99 रुपया परचेज करने के बाद आप लोग बाइक आ जाओगे तो ये जो नीचे परचेज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, परचेज वाले में मतलब वो पूरा का पूरा पीडीएफ खुलेगा जिसमें 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न रहेगा, 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न रहेगा और टॉपिक वाइज जितना भी प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ बाई कोर्स से देखने को मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज वाला काम अभी चल रहा है। जैसे ही टेस्ट सीरीज वाला काम फाइनल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी इसमें जितना भी मटेरियल डाला गया है, अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो फ्री वाले से पढ़ना 1000 क्वेश्चन है। अगर आप परचेज करके पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को नोट बनाकर और अच्छे से पढ़ाई करना है। और ये जो टॉपिक वाइज वाला दिख रहा है ना, तो टॉपिक वाइज में भी मतलब ये फ्री ही रहेगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही करंट अफेयर्स का कोई चार्ज लगेगा। मतलब इसका अभी दोनों का काम चल रहा है। अभी मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ जो मतलब लास्ट मंथ वाला करंट अफेयर्स है उसको पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद इसमें भी टॉपिक वाइज डाल दिया जाएगा और इसमें करंट अफेयर्स वाला भी डाल दिया जाएगा। और आज आप लोगों का जो क्लास होने जा रहा है तो वो पूरा का पूरा जैसे क्लास का जो पीडीएफ है ना आंसर सहित है, अभी क्लास समाप्त होने के बाद ये जो लिखा गया है पीडीएफ क्लास नोट तो इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त हो जाएगा उसके बाद से यहाँ से आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले क्लास कर लो, उसके बाद से पीडीएफ को लेने के लिए नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना आईडी पासवर्ड बना के और यहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है ना। आप लोग का जितना भी क्लास होगा पूरे क्लास का पीडीएफ आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जो पीडीएफ क्लास नोट वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। और उसमें इसका आंसर शीट भी मिल जाएगा। तो अभी आप लोग को ध्यान से वीडियो को देख लेना है। उसके बाद से एप्लीकेशन में जब पीडीएफ पड़ जाएगा तो वहां से जाकर जैसे जो भी आप नोट बनाए हो उसमें पूरा का पूरा प्रश्न लिख लेना है, ठीक है ना। और संडे के दिन दोबारा मैं सभी प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा है। अगले बार पूछा गया था, ठीक है ना। लाहौर किस नदी के किनारे बसा है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सिंधु, रावी और टाइग्रिस और नील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर किस नदी के किनारे बसा है, तो लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना।
ना। लाहौर कहाँ पर पड़ता है, तो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। और लाहौर किस नदी के किनारे बसा है, तो लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है। अगर पूछ देगा कि कराची किस नदी के किनारे बसा है, तो कराची किस नदी के किनारे बसा है, कराची सिंधु नदी के किनारे बसा है, ठीक ना। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है और कराची सिंधु नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, ठीक है ना। ये पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो वहां से आप लोगों को लिख लेना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है, मतलब कितने फीट लंबी थी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 100 फुट, 101 फुट और 105 फीट और 108 फीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 108 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। 108 फीट इज राइट आंसर। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है, तो इसका राइट आंसर 108 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। 108 फीट इज राइट आंसर। और देखो ये जो अयोध्या में जैसे 22 जनवरी 2024 को जो मतलब अगरबत्ती जलाई गई, तो वो अगरबत्ती मतलब कहाँ से लाई गई थी, तो गुजरात के बड़ौदरा से वो अगरबत्ती लाई गई थी, ठीक है ना। और उस अगरबत्ती का वजन कितना था, तो 3600 केजी था, ठीक है ना। 3600 केजी उस अगरबत्ती का वजन था। और कितनी लंबी थी, तो 108 फीट लंबी थी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 9, भाग 10, भाग 3 और भाग 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा, ठीक है ना। भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है, तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है, कजाकिस्तान, जापान, ओमान और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है, तो भारत और जापान के सेना के बीच धर्म गार्जियन आयोजित हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड और नीचे आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, नंदा देवी, गार्डविन आइंस्टीन जिसे केटू भी बोला जाता है, और माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गार्डविन आइंस्टीन हो जाएगा, जिसको केटू भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो गार्डविन आइंस्टीन केटू, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताओ। स्वतंत्र भारत का, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, मोरारजी देसाई, जान मथाई और टीटी कृष्णामाचारी और आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर.के. शनमुखम चेट्टी, ठीक है ना। आर.के. शनमुखम चेट्टी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी
डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 1496 और 1492 और 1440 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा भारत कब आया था? जीडी के पेपर में पूछा गया था 2023 में, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। और कोलंबस भारत कब आया था? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। और बोला जाता है भारत का खोज किसने किया था? तो बोला जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी 2023 में जीडी के पेपर में पूछा गया था। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और क्रिकेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है ना। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम टेबल टेनिस है। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम टेबल टेनिस है, ठीक है ना। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यमुना किसकी सहायक नदी है? तो देखो ये प्रश्न मैं आप लोग को क्या बताऊं, याद कर लो, ठीक है ना, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे। यमुना किसकी सहायक नदी है? मेरे एप्लीकेशन में इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है ना वो पूरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मतलब सहायक नदी से रिलेटेड पूरा प्रश्न डाला गया है। उस बार तो 2023 में जब हम लोग पेपर देने गए थे तो उस बार पूछा गया था यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यमुना किसकी सहायक नदी है। देखो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सरयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, ठीक है ना। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। अभी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, बाद में पछताना नहीं कि यार मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आप लोग जान लो कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाएंगे वाद्य यंत्र से। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं अपने एप्लीकेशन में जैसे पेड वाले में ये पूरा का पूरा मैं डाल दिया हूँ कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर में जाकर नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और उसमें जो मटेरियल डाला गया ना उसको पढ़कर कहीं भी जाकर टेस्ट लगाओ। देखो आपका स्कोर कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि उसमें जितना भी मटेरियल डाला गया है आप सभी लोगों को पता है। मैं भी पेपर पास किया हूँ तो मतलब उसके पीछे मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जितना क्वेश्चन बनाया गया है वो पूरा क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है ना। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, सितार, तबला और सरोद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर तबला हो जाएगा, ठीक है ना। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा। मथुरा इज राइट आंसर, ठीक है ना। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और नीचे आपका दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट इज राइट आंसर। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ओहो भारतीय संगीत वाला आ गया। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सामवेद हो जाएगा। सामवेद इज राइट आंसर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यही पूछा जाता है कि भाई सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? मैसेटर, कार्डियक, आइरिस और मैंडिबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्डियक हो जाएगा। ठीक है ना। कार्डियक इज राइट आंसर। हृदय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हृदय में होता है। नेक्स्ट है कि करकुमा लौंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? काफी खतरनाक वाला क्वेश्चन है। करकुमा लौंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? मक्का, हल्दी, सरसों और अदरक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। करकुमा लौंगा वैज्ञानिक नाम है हल्दी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ देगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान के किस भाग से मीठा स्वाद आता है? तो जीव विज्ञान के किस भाग से मीठा स्वाद आता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अग्रभाग हो जाएगा। ठीक है ना। जीव के किस भाग से मीठा स्वाद आता है? तो अग्रभाग हो जाएगा। ठीक है ना। जीव के किस भाग से मीठा स्वाद आता है? तो अग्रभाग इज राइट आंसर। अग्रभाग से मतलब जीभ के अग्रभाग से मीठा स्वाद आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो बेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है ना। पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? बेसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं? बेसेक्टोमी कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूहा में गुणसूत्र की संख्या होती है। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 26, 12, 14 और 40 है। तो चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40। ठीक है ना। चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगले बार भी पूछा गया था। ठीक है ना। इंसान के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि दर्दनाक है? तो इंसान के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि दर्दनाक है? 60 डेसिबल, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल और 130 डेसिबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 130 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है ना। 130 डेसिबल इज राइट आंसर। इंसान के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि दर्दनाक है? तो 130 डेसिबल ध्वनि इंसान के कानों के लिए दर्दनाक है, खतरनाक है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी और बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो अवतल लेंस। ठीक है ना। अवतल लेंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहला, दूसरा और नीचे आपका दिया है तीसरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो गति के तीसरे नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। गति के तीसरे नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। इसका राइट आंसर चालन हो जाएगा, ठीक है ना। चालन इज राइट आंसर। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का मान क्या होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का मान क्या होता है। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बढ़ेगा हो जाएगा, ठीक है ना। दाब बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरोमीटर में पाठ्यांक का तेजी से नीचे गिरना संकेत देता है। बैरोमीटर में पाठ्यांक का तेजी से नीचे गिरना संकेत देता है, क्या संकेत देता है। वर्षा का, आंधी व तूफान का, साफ मौसम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंधी व तूफान का हो जाएगा, ठीक है ना। आंधी व तूफान का इज राइट आंसर। बैरोमीटर में पाठ्यांक का तेजी से नीचे गिरने का संकेत क्या देता है, आंधी व तूफान का संकेत देता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। संवेग, आवेग, त्वरण और आवेग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 4.2 जूल, 2.4 जूल, 4.2 जूल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4.2 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कण को गर्म करने पर गतिज ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। कण को गर्म करने पर गतिज ऊर्जा का प्रभाव क्या पड़ता है। बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है हो जाएगा, ठीक है ना। कण को गर्म करने पर गतिज ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न भी जीके के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न जीएस के भी समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। अभी आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, ठीक ना। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है। देखो मैं आप लोगों को बोला था, जैसे मैं आप लोगों को उल्टा जितना भी अक्षर होता है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, उसके से बी का उल्टा वाई होता है, तो ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को याद करने के लिए बोला था। जो लोग याद किए होंगे उन लोगों को बहुत मजा आएगा, और जो लोग नहीं याद किए होंगे तो उन लोगों को मजा नहीं आएगा, लेकिन समझ उन लोगों को भी आएगा। सांकेतिक भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे एक भाई हैं मुकेश भाई, जो एनसीसी कैडेट भी हैं, एनसीसी में उनका एनसीसी बी में उनका ए ग्रेड आया है। तो मतलब वो काफ़ी दिनों से हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते रहते हैं कि मैथ में जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप एक मतलब उस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बना दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं उसके बारे में पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। जितना भी चैप्टर रहते हैं वो पूरा का पूरा मैं
लिख कर बता दूंगा। मैं उनको कई दिन से बोल रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द बता दूंगा। बस टाइम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बहुत जल्द पूरा का पूरा चैप्टर का नाम मैं लिख कर और जिस दिन मतलब किसी दिन मैं क्लास कराऊंगा ना, तो क्लास में ही आप लोग को बता दूंगा कि इतने चैप्टर से आप लोग को तैयार कर लेना है। और देखो आर्मी के जैसे मेरिट लिस्ट में मतलब मैथ ही आप लोग का नाम लाएगा। मैथ और रीजनिंग 20 में से 20 आप लोगों को करना है, ठीक है ना। और जीके जीएस वैसे आप लोग रीजनिंग में तो 5 कर लोगे, और मैथ में भी हमें लगता है कि मैथ में भी 15 में से 13-14 आराम से कर लोगे, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, एकदम आसान आता है। जीके जीएस मतलब पूरा आप लोग को स्ट्रांग कर लेना है, आसानी से आप लोग का नाम आएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, तो इसको कैसे करोगे। यहाँ पर टी लिखा गया है, यहाँ पर जी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ ए है तो यहाँ जेड देखने को मिल रहा है, यहाँ सी है तो यहाँ यक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ यच है तो यहाँ यस देखने को मिल रहा है, यहाँ ई है तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ आर है तो यहाँ आई देखने को मिल रहा है। तो अब देखो अब क्या किया है, यहाँ पर सीधा उल्टा कर दिया है। क्या करना है मेरे भाई, आप लोग फौज वाले बंदे हो, इतना तो दिमाग आप लोग लगा ही सकते हो कि इसका सीधा उल्टा यहाँ पर कर दिया है। टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा जी होता है, ठीक है ना। जीटी रोड, मैं आप लोग को बोला था ना जीटी रोड है, तो टी का उल्टा जी होता है। उसके बाद से ई का उल्टा भी होता है, ई का उल्टा मैं आप लोगों को बोला था कि ई का उल्टा आपका भी होता है इवनिंग में, ठीक है ना। ए का उल्टा आपका जेड होता है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। उसके बाद से सी का उल्टा यक्स होता है, मैं आप लोग को बोला था सी फॉर क्रैक्स, ठीक है ना। सी का उल्टा क्या होता है, यक्स होता है। उसके बाद से यच का उल्टा आपका यश होता है, हनी सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यच का उल्टा यश होता है, ई का उल्टा भी होता है, आर का उल्टा आई होता है, इंडियन रेलवे होता है। तो उसी तरह से स्टूडेंट को भी देख लेते हैं। अब यश का उल्टा क्या हो जाएगा, यश का उल्टा आपका यच हो जाएगा। यश का उल्टा क्या हो जाएगा, यश का उल्टा आपका यच हो जाएगा। उसके बाद से आपका बोल रहा है कि मतलब टी, तो टी का उल्टा आपका जी हो जाएगा, जीटी रोड। और यू का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, यू का उल्टा आपका एफ हो जाएगा, ठीक है ना। और डी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, डी का उल्टा आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ई का उल्टा आपका भी हो जाएगा, एन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, एन का उल्टा आपका एम हो जाएगा। और फिर टी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी के उल्टा आपका जी हो जाएगा। तो बस एच कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एच भी है, जी भी है, एफ भी है, डब्ल्यू भी है, बी एम जी। तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है रीजनिंग का कि निम्न में से क्या सबसे भिन्न है। आपका डेंगू आ गया है, डेंगू के बाद मलेरिया है, मलेरिया दिया है, मलेरिया के जगह चिकनगुनिया है और हैजा है। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लेना, टाइपिंग में कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग सुधार लो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और निम्न में से क्या सबसे भिन्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये सब मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है ना, मच्छर वाला बीमारी है। और ये जो हैजा है ना, ये मतलब दूषित जल रहता है, जैसे गंदा पानी रहता है तो उससे हैजा होता है। तो हैजा ये सबसे भिन्न है, हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि डॉक्टर और अस्पताल शिक्षक, मतलब डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का किससे होगा। कार्यालय, स्कूल, घर और फील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सीधा सीधा स्कूल हो जाएगा। डॉक्टर अस्पताल में जाता है तो शिक्षक स्कूल में आता है, शिक्षक स्कूल में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब आप लोग दिमाग दौड़ाओ, ठीक है ना, फौज वाले बंदे हो, थोड़ा सा दिमाग तो दौड़ाना ही पड़ेगा। तो किसी कोड भाषा को इतना कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ देखो पी है और यहाँ पर ओ है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ आर है, यहाँ यस है, यहाँ यल है, यहाँ यम है। तो साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर गलती से ओ टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर क्यू रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को क्यू कर लेना है, तो यहाँ पर क्यू रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे पी को क्यू लिखा है मतलब एक बढ़ा दिया है, ई के बाद से एफ लिख दिया है, एक बढ़ा दिया है, ए के बाद से बी लिख दिया है, एक बढ़ा दिया है, आर के बाद से यस लिख दिया है, एक बढ़ा दिया है, एल के बाद से यम लिख दिया है, मतलब एक बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से इसमें भी किया जाएगा। यस के बाद आपका क्या हो जाएगा, यस के बाद आपका टी हो जाएगा, यू के बाद आपका भी हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद आपका जे हो जाएगा, उसके बाद से टी के बाद आपका यू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सा अन्य से भिन्न है? तो निम्नलिखित में से सबसे भिन्न कौन सा है? 71 और 89, 97 और 99। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 99 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये मतलब ऐसा शब्द है कि जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, और ये जो 99 है ये 11 से भी कट जाएगा, 11 नवा 99 हो जाएगा, और ये 3 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से भी 33 बार में कट जाएगा। तो ये इसका 99 राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के टोटल 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है। उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और अपना आईडी पासवर्ड बना के मतलब एप्लीकेशन में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है वहां से आप लोग अपना तैयारी बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।